तो कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप अगर इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक हॉस्पिटल पर आग लगी हुई है जहां पर फायर फाइटर्स आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और वो एक लड़की को बचा लेते हैं। वो उस बच्ची से पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम भी अंदर थी, जिस पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की तालाब के पास बैठी हुई होती है। अचानक उसे तालाब में एक हलचल दिखाई देती है जिस पर वो तालाब के पास चली जाती है। वहीं अचानक तालाब के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तालाब में एक कैंडी नज़र आती है। फिर उसके बाद तालाब से वही हाथ दोबारा निकलता है और उस बिल्ली को भी वहीं खींच देता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अपने घर में पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की होती है जिसका नाम बेथ होता है। उससे मिलने उसकी दोस्त चली आती है। वो दोनों एक कमरे में जाकर शेली की मौत के बारे में बात करने लग जाते हैं क्योंकि वो सब आपस में दोस्त होते हैं। इतने में अचानक बेथ की दोस्त को एक मिस कॉल आती है। मिस कॉल में वो जब देखती है तो वो शेली के नंबर से आई हुई होती है और मिस कॉल में जो रिंग ट्यून होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती है। यूं ही बेथ की दोस्त कॉल उठाती है तो वो सुनती है कि उसकी अपनी ही आवाज़ में कोई चिल्ला रहा होता है जिस पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब अगले सीन में हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसे मुर्दागर एक लाश की पहचान कराने के लिए बुलाया गया होता है। डिटेक्टिव देखता है कि वो लाश उसकी सिस्टर की होती है और साथ ही साथ उसके मुंह से एक कैंडी निकलती है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब शेली मरी थी तो उसके मुंह से भी एक कैंडी निकली थी। इसका मतलब यह है कि यकीनन इन दोनों मर्डर्स में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अगले सीन में हमें बेथ और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने एकेडमी में होती हैं। तभी अचानक बेथ की दोस्त को हेलुसिनेशन होने लग जाती है, यानी उसको वो चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो हकीकत में नहीं हो रही होती। जब बेथ की दोस्त गल जा रही होती है तो उसे हर जगह पर अजीब किस्म की आत्माएं और भूत नजर आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपनी दोस्त बेथ को कॉल करती है। बेथ उसे बताती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन बेथ की दोस्त बहुत डरी हुई होती है। वो एक ऊंची जगह से गिर जाती है और ट्रेन के साथ टकराने से उसकी फौरन ही मौत हो जाती है। अब बेथ भी वहाँ पर आई हुई होती है। वो ये सारे के सारा मंजर अपनी आंख से देख रही होती है जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की के मुँह से भी वही कैंडी निकलती है। अब बेथ उसका फ़ोन चेक करती है जो कि ऑटोमेटिक ही चल रहा होता है। अब बेथ की दो दोस्त आपस में इन मर्डर्स के बारे में बात कर रही होती है। वो बताती है कि ये दोनों मर्डर सेम तरीके से हुए हैं, यकीनन इनमें कोई लिंक ज़रूर होगा। जिस पर उनका मेल दोस्त बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उन्हें बताता है कि यह सब बकवास है। इतने में वहाँ पर बेथ भी आ जाती है। इतने में बेथ वहाँ आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि यह बिल्कुल सही बात है, उन दोनों की मौत एक फ़ोन कॉल की वजह से हुई। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को भी हेलुसिनेशन हो रहे थे। उसे आसपास अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही होती है जिसकी वजह से वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बेथ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसे भी एक फ़ोन कॉल आई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को कुछ शैतान नज़र आना शुरू हो जाते हैं जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे आवाज़ लगाती है क्योंकि वो अपना मोबाइल वहीं पर भूल के जा रहा था। वहीं वो लड़का अपना मोबाइल लेने वापस आ रहा था तभी अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक रोड सीधे आकर उसके जिस्म में घुस जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बेथ को यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद वो देखती है कि उस लड़के के मुंह से भी वही कैंडी निकलती है। बेथ पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ पर वो एक लेडी पुलिस को बताती है कि उसके दो दोस्तों की डेथ हो गई और मरने से पहले उन दोनों को ही अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आई थी। बोलती है कि इन फ़ोन कॉल्स का मर्डर के साथ ज़रूर कोई ताल्लुक है। इसके साथ ही साथ वो बताती है कि जो ही वो दोनों की मौत हुई उनके मुँह से कुछ कैंडीज निकली थी, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुन तो रही होती है लेकिन उस पर यकीन नहीं करती। इन बेथ की सारी बातें एक डिटेक्टिव सुन लेता है। ये वही डिटेक्टिव होता है जिसे हमने कुछ देर पहले मुर्दाघर में देखा था। वो बेथ को बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी सिस्टर की मौत भी बिल्कुल सेम तरीके से हुई। बताता है कि शेली जिसकी मौत तालाब में हुई वो और मेरी सिस्टर सेम हॉस्पिटल में नर्स थी। बताता है कि पहले शेली की मौत हुई, उसके बाद मेरी सिस्टर की, और मेरी सिस्टर के मुंह से भी सेम वही लाल रंग वाली कैंडी निकली थी। बोलता है कि जरूर इन फोन कॉल्स में, कैंडीज में और साथ ही साथ इन मर्डर्स में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और वो बेथ को अपना मोबाइल नंबर देता है और उसे बताता है कि उसे कोई मदद की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे। जब बेथ घर आई तो वो देखती है कि उसकी रूममेट एनी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बेथ को बताती है कि हमारे मेल फ्रेंड के मोबाइल में मेरा भी नंबर सेव था, हो न हो अगली कॉल मुझे ही आएगी। वो बेथ को बताती है कि वो मरना नहीं चाहती, पर बेथ उसे तसल्ली देने के लिए उसके और अपने मोबाइल से बैटरीज निकाल देती है और उसे बताती है कि अब यहाँ पर कोई कॉल नहीं आने वाली। ये लड़कियां दोनों
दोनों सो रही होती हैं, तब अचानक बेथ की दोस्त के मोबाइल पर रिंगटोन बजना शुरू हो जाती है। मोबाइल में बैटरी नहीं थी, फिर भी वहाँ पर कॉल आ रही होती है। कॉल 2 दिन बाद की होती है और उसमें बेथ की दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं। अब हमें सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़कियाँ उस मोबाइल फ़ोन को ही तोड़ देती हैं। रूममेट से मिलने एक आदमी आता है जो कि एक न्यूज़ चैनल का मालिक होता है। वो रूममेट को बताता है कि वो चाहता है कि वो उसका लाइव प्रोग्राम ले, क्योंकि अगली कॉल उसको ही आने वाली थी और अगर वो उसकी जान बचाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। जिस पर बेथ इस बात पर मना कर देती है और वो अपनी रूममेट को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब बेथ की रूममेट का कहना था कि उसे उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए, हो सकता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन बेथ फिर भी इनकार कर रही होती है। अगली सुबह बेथ देखती है कि उसकी रूममेट नहीं है और साथ ही साथ उसकी रूममेट ने उसके लिए एक नोट छोड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि मैं अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो बेथ को बताता है कि मैंने सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और मुझे इस बात का पता चला है कि हर मरने वाले को उससे पहले मरे हुए की कॉल आती थी। जैसे शेली ने मेरी बहन को और मेरी बहन ने तुम्हारी दोस्त को और तुम्हारी दोस्त ने उस लड़के को फ़ोन कॉल की थी। और हैरानी की बात यह थी कि ये सारी की सारी कॉल्स उनके मरने के बाद की गई थी। बताता है कि मेरी बहन को कॉल एक औरत ने की थी जो कि एक मरीज थी। अब मैं उसके घर जा रहा हूँ ताकि मुझे सारी की सारी हकीकत का पता चले। पर बेथ उसके साथ जाने की जिद करती है। अब वो दोनों उस औरत के घर मिल जाते हैं। वहाँ पर वो डिटेक्टिव आसपास छानबीन करने लग जाता है। तभी अचानक उसे एक सीडी मिल जाती है। इस वीडियो में उस औरत की 2 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम एनी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कैमरा नहीं मिलता जिससे ये वीडियो बनाई गई थी। डिटेक्टिव को यहाँ एक इन्हेलर मिलता है जो कि मरीज इस्तेमाल करते हैं। वो इन्हेलर एक पंप की तरह होता है जिसे दबाने पर एक अजीब सी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर बेथ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बेथ डिटेक्टिव को बताती है कि जब भी किसी की मौत होती है उसे यही सेम आवाज सुनाई देती है जो कि इन्हेलर से आ रही थी। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि उस औरत की बेटी एनी की मौत दमे की वजह से हुई, यानी उसको सांस लेने की तकलीफ थी और हो सकता है कि ये इन्हेलर उसी का ही हो। साथ ही उसकी छोटी बेटी को उसकी मोम 9 बार हॉस्पिटल लेके आई थी। हर बार उसके साथ कोई न कोई प्रॉब्लम होती, कभी उसका हाथ कट जाता तो कभी उसका सर फट जाता। इस पर बेथ बताती है कि मुझे सारी की सारी बात समझ में आ गई। असल में वो औरत दिमागी मरीज थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को खुद ही जख्मी कर देती, फिर इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले आती ताकि उसकी तवज्जो कर सके। साथ ही साथ इन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि जब वो औरत बार बार हॉस्पिटल चली जाती थी तो वहाँ पर एक नर्स ने उससे इन्वेस्टिगेशन भी की थी। दरअसल उस नर्स को उस औरत पर शक हुआ था जिसकी वजह से वो उससे पूछताछ कर रही थी और वो नर्स और कोई नहीं थी, डिटेक्टिव की बहन थी जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। यहाँ बेथ अपनी दोस्त को टीवी पर लाइव देखती है। उस शो का मालिक बेथ की दोस्त को लाइव टीवी पर दिखा रहा होता है, जिस पर वो डिटेक्टिव और बेथ उस चर्च की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर वो लाइव शो हो रहा होता है। यहाँ बेथ की दोस्त उसे कॉल करती है और उसे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर इस शो में आ गई हूँ। तो में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को भी हेलुसिनेशन होने लगे और उसे अपने आसपास अजीब किस्म के शैतान दिखाई देने लगे। अब बेथ और डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अचानक ही वहाँ पर लाइट चली जाती है और कोई शैतानी ताकत उस लड़की की सांस बंद करके उसे मार देती है। लाइट वापस आती है तो बेथ देखती है कि उसकी दोस्त मर गई है और उसके मुंह से भी वही कैंडी निकलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेथ को भी एक मिस कॉल आ जाती है जो कि इसकी मरी हुई दोस्त के नंबर से आई हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगली बारी बेथ की है, यानी वो मरने वाली है। इसलिए डिटेक्टिव उसकी हिफाजत करने के लिए उसके साथ उसके घर में ही बैठ जाता है। यहाँ डिटेक्टिव को एनी की छोटी बहन के बारे में पता चल जाता है जो कि एक ऑर्फनेज में होती है जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब वो दोनों उस ऑर्फनेज में चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली लड़की है जिसे फायर फाइटर्स ने बचाया हुआ था। अब डिटेक्टिव उस लड़की से उसकी माँ के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी अचानक उस लड़की की डोल से एक रिंगट्यून की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये वही रिंगट्यून होती है जो हर बार उन मिस कॉल्स में आ रही होती है। बात को इग्नोर करके वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाकर उस लड़की की माँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो बेथ की नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ती है जिसके पीछे एक भूत होता है। अब बेथ फैसला करती है कि वो उसी हॉस्पिटल में जाएगी जहाँ पर एनी और उसकी सिस्टर का इलाज हो रहा था और वो डिटेक्टिव को भी सारी बात बता देती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वाला दरवाज़ा बंद होता है तो वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा भी बंद होता है। तभी अचानक
डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। बेथ अंदर पहुंच कर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी अचानक एक शैतानी ताकत आकर उसको खींचने लग जाती है। बेथ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चीखने लग जाती है, लेकिन ऐसे तैसे करके वो उसके चंगुल से बच जाती है और भागना शुरू कर देती है। यहाँ बेथ को डिटेक्टिव मिल जाता है। वो दोनों इस हॉस्पिटल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे के सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वो दोनों एक रूम के अंदर घुस जाते हैं। तभी अचानक एक अनजान सी शैतानी ताकत डिटेक्टिव पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जोर से गिरता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ बेथ को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते के जरिए हॉस्पिटल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके फ़ोन में कॉल आना शुरू हो जाती है। वो आगे बढ़ती है तो अचानक उसके सामने एक बदबूदार लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है। और उस लाश के हाथ में एक फ़ोन होता है, जिसके ज़रिए ही बेथ को कॉल आ रही होती है। बेथ उसके हाथ से फ़ोन छीन कर उसे तोड़ देती है, जिसकी वजह से लाश में कुछ हलचल होती है, जिससे बेथ डर जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और वो लाश भी उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देती है। अब वो लाश बेथ तक पहुँच जाती है और बेथ के ऊपर चढ़ जाती है। बेथ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उससे माफ़िया मांगना शुरू कर देती है। बेथ उसे बताती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, जिस पर वो लाश उसे कुछ नहीं करती और वो लाश बेथ को बोलती है कि मुझे भी माफ़ कर दो, और वो लाश अचानक गायब हो जाती है। अब वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी आ जाते हैं। अब बेथ डिटेक्टिव को बताती है कि मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाया गया था कि मुझे मार दिया जाए, बल्कि मुझे यहाँ बचाने के लिए लाया गया था और उस लाश ने मेरी जान बचाई है। चीफ ऑर्फनी चला जाता है एनी की सिस्टर से मिलने के लिए, पर वो सो रही थी। फिर डिटेक्टिव को वहाँ उसका बालू मिलता है और उसके अंदर एक सीडी होती है और उसे उस बालू के अंदर से एक सीक्रेट कैमरा भी मिलता है। जब वो वीडियो प्ले करके देखता है तो उसे पता चल जाता है कि दरअसल उसकी सिस्टर ही उस छोटी बच्ची पर टॉर्चर किया करती थी। एक दिन अलग अलग तरीके से वो अपनी छोटी बहन को जख्मी करती थी। एक दिन उसकी मॉम ने सारा मंजर देख लिया और उसने एनी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और छोटी बहन को हॉस्पिटल ले गई। तभी वहाँ एनी को सांस की तकलीफ हो जाती है और वो अपनी मम्मी को कॉल करती है। तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। डिटेक्टिव उस छोटी बच्ची को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें टॉर्चर करती थी, तो तुमने यह बात अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताई। तो वो उसे बताती है कि मेरी सिस्टर मुझे टॉर्चर करने के बाद एक टॉफ़ी देती थी, जिसकी वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया। डिटेक्टिव बेथ के पास आ जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वो उसे बताता है कि ये सारे के सारे मर्डर्स एनी की आत्मा कर रही है और तुम्हें बचाने वाली जो जली हुई लाश थी वो एनी की माँ की हो सकती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक डोर की बेल बजना शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव वहाँ एक छेद से बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है। बेथ उसे मना करती है। तभी अचानक उस छेद से एक चाकू आ जाता है और डिटेक्टिव के सीधे आंख में घुस जाता है। दरवाजे से एनी की आत्मा अंदर आ जाती है। वो बेथ को मारना चाहती है क्योंकि वो शैतान बन गई थी। तभी अचानक एनी की माँ वहाँ आ जाती है और बेथ को बचा लेती है। अब यहाँ डिटेक्टिव की भी मौत हो जाती है और उसके भी मुंह से वही कैंडी बाहर निकल जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बेथ की जान बच जाती है क्योंकि उसके बदले डिटेक्टिव की जान चली गई थी और कहानी खत्म हो जाती है। मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।